Hello class. Today we will do chapter 11 air and water. So in this chapter we will going to learn about the importance of atmosphere. List the various layers of atmosphere, demonstrate the properties of air, distinguish between soluble and insoluble impurities, suggest the methods by which impurities can be removed from water, and describe the process of water purification. So let's start with the chapter. And our very first topic is air. So air is all around us. It has the following uses. All living things need air to breathe. विदाउट एयर लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव. तो देखिए एयर, अगर मैं एयर की बात करूँ, हवा की बात करूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा अच्छा वही चीज़ जो हमारे आसपास है, हर समय रहती है हमारे आसपास. तो यस, इट इज़ अ थिंग विच ऑलवेज और अराउंड अस. सो अब मैं बात करूँगी इसके यूजेस की. तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है उससे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हवा, एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो यस, सांस लेने के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि एयर से ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. तो बर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो ये कुछ ऐसे बेसिक यूजेस हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है जो कि हमारे दिमाग में आती है जब हम बात करते हैं एयर की. तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बुक में क्या दिया हुआ है. सो यस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. प्लांट्स यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड. इसके अलावा भाई प्लांट्स को भी अपना खाना तैयार करना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है एयर से. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग प्रोसेस. विदाउट ऑक्सीजन देयर वुड बी नो फायर. यस, आप कहेंगे नहीं मैम हवा से तो आग बुझ जाती है, पर नहीं, जब आप आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एयर बर्निंग के लिए हेल्प करती है. अगर एयर नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं करेगी. एयर हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स सच एज बलून्स, काइट्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई. एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट टायर्स ऑफ व्हीकल्स. आप साइकिल से आते थे स्कूल लॉकडाउन से पहले, तो साइकिल में हवा भरवाते थे. यस, एयर. देखो बिना एयर के तो आपके व्हीकल्स भी नहीं चलेंगे. Now composition of air. एयर में होता क्या क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. तो अगर हम बात करें एयर के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन है एयर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में. एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. तो इसमें 78%, देखो कितना बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, और बाकी 1%, देखो बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो 1% है वो बाकी की गैसेस हैं. जैसे कि अगर हम बात करें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, द रेस्ट 1% ऑफ वेरियस अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड ओजोन. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. Nitrogen on the other hand does not support burning. In fact it controls burning. तो देखो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. नाइट्रोजन जहाँ आग बुझाने में काम आती है, वहीं ऑक्सीजन की हेल्प से आग जलती है. तो देखो एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं पर काम बिल्कुल अलग अलग हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के. इट कंट्रोल्स बर्निंग. इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इवन अ स्मॉल फायर कैन बिकम वेरी बिग. नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड. इसके अलावा नाइट्रोजन प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट्स को भी होती है अपना खाना बनाने के लिए. ये भी आप जाके बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं और फिर अपने जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं. सो बिसाइड्स गैसेस, एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट, पोलन एंड बैक्टीरिया. द वाटर वेपर इन एयर इज़ द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो. तो यस, हम कर चुके हैं एयर के बारे में काफ़ी कुछ. नाउ वील टॉक अबाउट एटमॉस्फियर, यानी कि वातावरण. सो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड इट्स एटमॉस्फियर. इट इज हेल्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी एंड क्रिएट्स द राइट कंडीशंस फॉर लाइफ टू फॉर्म एंड सर्वाइव. तो वो एटमॉस्फियर ही है जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं
और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर का काम तो हम पढ़ेंगे, पर ये बताओ एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेजेंट क्यों रहता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं और यहीं पर एयर रुकी हुई है, ऊपर नहीं जा रही है, कहीं भाग नहीं रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। यस, ये वो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट रहता है। ओके, सो द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या क्या है एटमॉस्फेयर के? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट बाय स्टॉपिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सन्स हीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। आप सबको पता है कि ये जो हमारी अर्थ है, बहुत प्यारी सी अर्थ है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर सूरज है, सूरज बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। तो भाई देखो इतना गर्म, अगर सारी की सारी जो रेज है, जो गर्मी है, हम रिसीव कर लेंगे तो हम तो बॉयल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हीट आती है। पर फिर भी देखो हम जिंदा हैं भाई, इतनी हीट आ रही है तो भी हम जिंदा हैं। कैसे जिंदा है, किस तरीके से हमारी अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है? तो हमारी अर्थ इस टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है एटमॉस्फेयर की वजह से। ये एटमॉस्फेयर ही है जो इतनी सारी हीट को आने से हमारे पास रोकता है, और बहुत थोड़ी थोड़ी हीट हमारे पास भेजता है, जिसकी वजह से हम धूप ले लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में। ओके, और हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी मेंटेन रहता है। At night, it stops the heat from escaping into space. Without the atmosphere, Earth would be a cold, freezing place at night. तो देखो फिर से मैं बनाती हूँ हमारी प्यारी सी अर्थ, ब्लू प्लैनेट। दोबारा से लिख देती हूँ मैं ब्लू प्लैनेट, ये मैंने ब्लू प्लैनेट लिख दिया। ओके, तो देखिए अब ये रात हो चुकी है, सूरज गायब है। ओके, देखो सूरज आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा होगा आसमान में, पहले आ रहा था तो गर्मी आ रही थी। ओके, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्मी अंदर नहीं आने दे रहा था, पर अब तो देखो आसमान में आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा। तो यस, अब रात को जब सूरज नज़र नहीं आएगा और गर्मी नहीं होगी तो सारी हीट चली जानी चाहिए। भाई सूरज ने हीट दी, जैसे टॉर्च है, भाई आप टॉर्च जलाते हो, आप जब टॉर्च जलाते हो तो रोशनी होती है, जब टॉर्च नहीं जलाते तो रोशनी नहीं होती। जब आप बल्ब जलाते हो तो गर्म हो जाता है बल्ब, जब नहीं जलाते तो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जब सोर्स ख़त्म हो गया तो उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो गया। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। जब सूरज रात को नहीं निकलता है, जब आपने देखा है सर्दियों में भी 1 दिन 2 दिन सूरज नहीं निकलता है, तो भी हमारी अर्थ इतनी ठंडी नहीं होती कि बर्फ़ गिरने लग जाए और आप इतने ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में हो जाएं कि आप मर जाएं। नहीं, आप कितनी भी ठंड हो जाए, आप स्वेटर पहनेंगे, बर्फ़ भी गिर रही हो तो भी यू कैन वियर स्वेटर, यू कैन वियर बूट्स, यू कैन वियर मफलर ऑन द फेस एंड ऑन योर हेड। तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप खुद को सर्दी से। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ऐसे टाइम में जब सूरज ना भी हो। ये भी होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना प्यारा सा, वो हमारे लिए थोड़ी सी हीट बचा कर रखता है, और ये तब काम में आती है जब सूरज नहीं दिखाई देता है, चाहे वो हम रात की बात करें या फिर ऐसे सर्दियों के दिनों की बात करें जब ज़्यादा ठंड होती है और सूरज नज़र नहीं आता है। द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा। ओजोन, यस ओजोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओके, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और हम बात करेंगे कि किस लेयर में मिलती है आगे जब मैं आपसे लेयर्स डिस्कस करूँगी एटमॉस्फेयर के। तो अभी आप देखिएगा कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। यस, सूरज के साथ गर्मी आती है, रेज आती हैं जो हमारे लिए अच्छी है, हमें विटामिन डी भी देती हैं वो रेज। सूरज की रोशनी हमें विटामिन डी देती है, पर उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं जिनसे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी स्किन जल सकती है, हमारी अर्थ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर अर्थ का। तो उन सारी बुरी बुरी गंदी गंदी रेज से हमें ये ओजोन बचाती है। अब आपके लिए मैं एक ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप फाइंड आउट करेंगे कि हम ओजोन डे कब मनाते हैं। यस, आप बोलेंगे नहीं मैम ओजोन डे नहीं होता है, हमने आज तक कभी मनाया ही नहीं है स्कूल में। तो अब मना लेंगे कोरोना के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे हम ओजोन डे भी मनाया करेंगे।
तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि हम ओजोन डे किस दिन मनाएंगे। ओके, इसके लिए आपको पता करना है कि ओजोन डे किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, पर हमने हमारे एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो चलिए 5 लेयर्स हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिएगा बड़ी ही अच्छी अच्छी सी लेयर्स हैं, इसको आप लर्न करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। ओके, ये सबसे नीचे वाली लेयर है, फिर ये उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और ये सबसे ऊपर। या तो आप इसको ऐसे लर्न करिए नीचे से ऊपर जाते हुए, या फिर आप इसको लर्न करिए ऊपर से नीचे आते हुए। ओके, तो ये आपके ऊपर है, पर कोशिश करिएगा कि आप इसको सीक्वेंस में लर्न करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम प्लैनेट्स को सीक्वेंस में लर्न करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, तो इसको आप सीक्वेंस में लर्न करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे हम। इट इज़ द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस, सबसे पहली लेयर है ये। ओके, और इसी के अंदर हवाएं चलती हैं, इसी लेयर के अंदर हवाएं चलती हैं, इसी में आपके क्लाउड्स होते हैं। दूसरी लेयर है हमारी प्यारी सी स्ट्रेटोस्फियर। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था ओजोन, तो हमारी जो स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन प्रेजेंट रहती है। ओके, तो O3, हमारी जो O3 है वो, इसको मैं रेड कर देती हूँ सो दैट इट कैन बी प्रॉपर विजिबल टू यू। ओके, ये देखिए मैं इसको रेड कर दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आए। तो देखिए O3। ओके, तो ये हमारी किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि यस बादल कहाँ है? ट्रोपोस्फियर। हवा कहाँ चलती है? ट्रोपोस्फियर। ओके, ओजोन कहाँ है? ओजोन है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी चीज़, आप में से कई सारे बच्चे एयरक्राफ्ट में बैठे होंगे। यस, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? ओजोन के साथ उड़ता है। देखिए ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा मत बोलना कि ओजोन के साथ उड़ता है। इट मीन्स कि जिस लेयर में हमारी ओजोन है उसी में हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। तो यस, इट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी है हमारी मेसोस्फियर, जिसके अंदर आपको मीटियोर्स, रॉक फ्रेगमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं। थर्मोस्फियर, द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन द थर्मोस्फियर। नाउ एग्जॉस्फियर, एग्जॉस्फियर सबसे ऊपर वाली, सबसे लास्ट वाली है लेयर, और इसके अंदर बहुत कम एयर प्रेजेंट रहती है। इसका रीज़न भी है, देखो इसका रीज़न बहुत ही अंडरस्टूड सा रीज़न है कि ये हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ के भाई सरफेस पर आप समझ रहे हो कि ज़्यादा ग्रेविटी है। भाई जितना ज़्यादा आप पास जाओगे उतना ज़्यादा ग्रेविटी, जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे उतनी ग्रेविटी कम। तो भाई जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतनी ही आपकी एयर नीचे रहेगी। जब ग्रेविटी कम हो जाएगी ऊपर इतनी ऊंचाई पर जाकर, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत हल्का हो जाएगा, काफ़ी कम एयर होगी। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग अगर हिली एरियाज़ पर जाते हैं, जो कि थोड़ा सा ऊंचा होता है, हिली एरियाज़ पर जाते हैं तो उनको सांस की दिक्कत होती है, उनको सांस नहीं ली जाती। दूसरा, जो माउंटेनियर्स होते हैं जो कि माउंटेन पर चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, वो अपने संग ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। फॉर द सेम रीज़न इतनी ऊंचाई पर जो एयर है वो बहुत कम है, एंड दे नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट ऑक्सीजन सप्लाई। ना प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अब एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर इज अ gaseous form of matter. One of the properties of matter is that it occupies space. So like any other matter, air also occupies space. Let us verify through this an activity. तो yes, हवा जगह घेरती है। आप ये मत सोचना कि नहीं हवा ऐसे बस घूम रही है तो जगह नहीं घेर रही है। yes, जैसे आप बैठते हो और आप एक जगह घेरते हो, इसी तरीके से एयर भी अपनी जगह घेरती है। yes, it occupies space. तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2 बलून्स लेने हैं और एक पेंसिल बॉक्स लेना है। कीप 1 बैलून इनसाइड द पेंसिल बॉक्स, नाउ क्लोज द पेंसिल बॉक्स। देखो यहाँ पर आपने क्या किया कि ये 2 पेंसिल बॉक्स लिए, इसके अंदर आपने सबसे पहले एक बलून रखा जो कि बिल्कुल फूला हुआ नहीं था, इसके अंदर एयर नहीं थी, और दूसरा वाला जो बलून है उसके अंदर आपने एयर भर के पेंसिल बॉक्स में रख दिया। तो बताइए ज़रा क्या होगा? When air enters the balloon, it causes the balloon to inflate. The inflated balloon takes more space and not able to fit in the pencil box. बताओ कौन सा पेंसिल बॉक्स आसानी से बंद होगा? ये वाला बंद होगा, ये वाला बंद होगा जिसके अंदर एयर नहीं है बलून में, या फिर ये वाला बंद होगा? यस ऑफ कोर्स, बलून
जो बलून आपने भरा ही नहीं है, जो बलून के अंदर हवा नहीं है, वो पेंसिल बॉक्स आराम से बंद हो जाएगा, और जिसके अंदर हवा है वो तो मोटू मोटू सा हो रखा है बलून, तो वो आसानी से बंद नहीं होगा। तो यस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरी ना उसने। नाउ एयर हैज़ मास, वजन होता है एयर में। Another property of matter is that it has mass. So air should also have mass. Let us demonstrate this through an activity. तो यहाँ भी एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर आपको एक स्केल लेना है, 2 बलून्स लेने हैं, थ्रेड लेने हैं 3 बराबर साइज़ के। सो हैंग द रूलर फ्रॉम द मिडल यूजिंग अ थ्रेड। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है, ये एक्टिविटी आपको खुद इमेजिन करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करती हूँ इसको ड्रॉ करने की। सो हैंग द रूलर फ्रॉम द मिडल यूजिंग अ थ्रेड, टाइड 2 इन्फ्लेटेड बलून्स ऑफ द सेम साइज ऑफ द रूलर। तो देखो ये बिल्कुल ऐसा है, मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे बनाने की। ओके, ये देखिए, ये आपने एक रूलर ले लिया, रूलर कैन बी लाइक दिस। ओके, स्केल, ये आपने स्केल ले लिया, और आपने क्या किया कि इन्फ्लेटेड बलून, यानी कि आपने भरे हुए बलून सेम साइज के रूलर पर टांग दिए। 1 balloon on each end. You will notice that the 2 sides of the ruler are perfectly balanced. अब देखो यहाँ पर आपने एक बलून में हवा भरी, यहाँ पे आपने एक बलून में हवा भरी और इनको टांग दिया। ठीक है, जैसे ये मैं यहाँ पर करती हूँ, देखिए ये हो गया रूलर। यहाँ पे मैंने एक धागा लगाया, यहाँ पर एक भरा हुआ हवा वाला बलून यहाँ पर टांग दिया, यहाँ पर एक धागा लगाया, बलून के अंदर हवा भरी, यहाँ पर टांग दिया। ओके, द साइड ऑफ द नाउ पंक्चर 1 ऑफ द बलून्स। अब बड़ा ही गंदा सा काम करना है जो हम बर्थडे पर भी करते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रूलर था, यहाँ पर हमने 2 बलून टांग दिए थे। अब इसमें से एक बलून को आपने फोड़ दिया। यस, तो मुझे ये बताइए अब रूलर का क्या होगा? झुक जाएगा ना, इस तरफ झुक जाएगा, बिल्कुल झुक जाएगा। ओके, तो देखो एयर हैज़ मास, एयर में वजन है। Now air exerts pressure. The molecules of a gas are in constant motion. They move in all directions. Also moving things exert pressure on anything that comes in their way. So air, is being a mixture of gases, must also exert pressure. Let us verify this through an activity. तो air pressure भी डालती है। तो चलिए पहले हमें ये एक्टिविटी कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। To show this, air exerts pressure. अ ग्लास एंड अ थिक कार्डबोर्ड। आपने ग्लास लिया और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया। फिल वाटर इन द ग्लास टू द ब्रिम, मेकिंग श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट। पुट द कार्डबोर्ड ऑन द ब्रिम ऑफ द ग्लास। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड विद योर हैंड. Gently move your hand away. You will see that the cardboard remains in place and the water does not fall. The cardboard is pushed up by the air under it. This pressure keeps the cardboard glued to the glass. This demonstrates that air exerts pressure. तो देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। यू कैन गो इन योर किचन एंड ट्राई इट आउट। पानी मत फैला देना, मम्मा डांटेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक ग्लास लेना है। ओके, इस ग्लास को आपको बिल्कुल ऊपर तक अच्छे से फिल कर लेना है, जिससे बिल्कुल जगह ना बचे। उसके बाद आप उस पर कार्डबोर्ड रखिएगा और ग्लास को धीरे से उल्टा कर दीजिएगा। देखिएगा कि पानी नहीं फैलेगा, क्योंकि जो हमारी एयर है वो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ओके, नाउ हाउ इज एयर प्रेशर यूजफुल? अब एयर प्रेशर की ज़रूरत क्यों है हमें? ओके, सो एयर प्रेशर हेल्प्स अस टू ड्रिंक जूस यूजिंग अ स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ से बहुत आराम से जूस पीते हैं, ये भी एयर प्रेशर की वजह से ही पी पाते हैं, क्योंकि आप जब शुरू करते हैं जूस पीना, सांस लेते हैं ना, अंदर प्रेशर होता है। जब आप प्रेशर लेते हैं तो वो नीचे से फ्लूइड स्ट्रॉ में ऊपर आने लगता है। When we put a straw in a glass of juice, the juice rises in the straw to the same level as in the glass. There is air pressure acting on the juice both inside and outside the straw. This maintains the level of juice in the glass and the straw. When we suck on the straw, we draw the air out of the straw. This reduces the pressure inside the straw. The high air pressure on the outside causes the juice to rise up in the straw and into your mouth. A medicine dropper works on the same principle. आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, आपके भाई बहन हो, और जो ड्रॉपर से दवाई लेते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्रॉपर से दवाई लेते हैं, वो ऐसे चम्मच से या ढक्कन से दवाई नहीं ले सकते। तो ड्रॉपर में क्या होता है, आप देखिएगा मम्मी उसको सबसे पहले प्रेस करती हैं, तो उसमें प्रेस करके जब खोलती हैं उस ड्रॉपर को ऊपर से, जो उसकी रबर होती है, तो क्या होता है उसके अंदर
दवाई चली जाती है। और जब बच्चे के मुंह में उस ड्रॉपर को डालते हैं तो उसको पीछे से ऐसे करके प्रेस कर देते हैं, तो वो जो एयर है वो धक्का मारती है उस दवाई को और बच्चे के मुंह में दवाई चली जाती है। The air exerts pressure on the walls of the balloon and causes it to inflate. If you go on filling air into the balloon, the pressure keeps increasing and the balloon keeps growing bigger. When the pressure becomes too high and the balloon cannot inflate anymore, it bursts. अब बलून के संग क्या होता है कि बलून में आप हवा भर रहे हैं, प्रेशर लगा के हवा भरे जा रहे हैं, तो एक टाइम तक तो उसके अंदर हवा आएगी। एक टाइम पीक टाइम ऐसा होगा जब उसके अंदर और हवा का प्रेशर झेलने की कंडीशन नहीं होगी और वो बलून फट जाएगा। टायर्स फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर सपोर्ट बाइसाइकल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड इवन एयरक्राफ्ट। नाउ एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। तो देखो ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर में, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स, क्योंकि भाई आग का मामला है एंड यू कैन नॉट हैंडल सच डेलिकेट थिंग्स बाय योर सेल्व्स। ओके, तो देखिए एयर, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन मदद करती है आग को जलाए रखने में। तो देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने एक कैंडल ली, उसको जला दिया, ठीक है, जल रही है भाई, कैंडल जल रही है। अब क्या किया, आपको ऐसा लगा कि नहीं कैंडल थोड़ा सा ना मैं इसको और कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और आपने इसको ग्लास से ढक दिया। आपने ग्लास से इसको इस तरीके से ढका कि कहीं भी एयर जाने की कंडीशन ना बने, यानी कि उसके अंदर कहीं भी एयर ना जा पाए। थोड़ी टाइम बाद आप देखिएगा कि जो आपकी ये एयर है, सॉरी ये जो आपकी कैंडल है ये बुझ जाएगी। ओके, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। नाउ वाटर, another important resource on our earth which supports life. बिना वाटर के हम सोच भी नहीं सकते जीने की। So water is the most important liquid on earth. All plants and animals need water to live. Our body needs water to function properly. Besides, we use water for many activities such as drinking, cooking, washing and irrigating farms. The power of flowing water is used to produce electricity. तो देखो कितना ज़रूरी है पानी हमारे लिए। हम पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम घर की सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं, हम अपने खेतों में पानी देने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, और इसके अलावा अब जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के भी काम आता है। यस, आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में कि किस तरीके से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और जो कि हो भी रही है। So water covers about 75% of Earth's surface in the form of oceans, rivers and lakes. तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारी अर्थ पर 75% अवेलेबल है in the form of oceans, rivers and however very little of this water is fit to use. Rivers, lakes, wells, underground reservoirs and rainwater are the major sources of water that we can use. तो हम पानी कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? हम रिवर से यूज़ कर सकते हैं, लेक से यूज़ कर सकते हैं, वेल्स जो कि अब लगभग सूख चुके हैं, अब कहीं भी कुएँ तो नहीं ही बचे हैं, है ना। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर। However, the water drawn from these sources may not be in its purest form. Many substances get mixed in water and make it impure. Such substances that make water impure is called impurities. तो देखो ज़रूरी नहीं है कि जो पानी आपको मिल रहा है वो प्योर है। अब जो इम्प्योर है वो इम्प्योर क्यों है? हम प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर में फ़र्क क्या है? तो प्योर वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंक, उसके अंदर किसी भी तरीके के कोई कुछ मिलावट नहीं होती है, कोई सॉल्ट मिक्स नहीं होते हैं, किसी तरीके के केमिकल्स मिक्स नहीं होते हैं। इम्प्योर वाटर इज़ अ वाटर जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्स रहती हैं, लाइक सॉल्ट्स मिक्स रहेंगे, आपके केमिकल्स मिक्स हो जाएंगे। ओके, एंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो वाटर इम्प्योरिटीज़, तो अब हम पढ़ेंगे वाटर इम्प्योरिटीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक वाटर इम्प्योर है तब तक हम पानी नहीं पी सकते हैं। आप गंदा पानी नहीं पी सकते हो, आप बीमार पड़ जाओगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन वाटर, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो मैं आपको एक पानी दे देती हूँ ग्लास में, उसमें मैं नमक मिला देती हूँ। आप बोलेंगे मैम नमक इम्प्योर तो नहीं है, पर मैं अगर उसमें बहुत सारा नमक मिला दूँ, बहुत सारा नमक मिला दूँ, तो क्या वो पानी आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी जब वो एक्सेस में हो जाएगा सॉल्ट। ओके, तो एक होती है सॉल्यूबल जो कि घुल गई यानी कि नमक, एक होता है मैं उसमें मिट्टी डाल दूँ,
या उसमें आपने देखा होगा लेक्स में पॉलीथिन पड़ी रहती हैं, गंदगी पड़ी रहती है, रैपर्स पड़े रहते हैं जो हम कर देते हैं, तो वो होती है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी, जो कि घुलती नहीं है। द impurities that dissolve in water are called soluble impurities. Is an example of soluble impurity. The impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. Sand and chalk powder are examples of insoluble impurities. देखो आप सैंड चौक कुछ भी ले लो, आप चौक ले लो थोड़ी सी और उसको पानी में घोलने की कोशिश करो, वो नहीं घुलेगी। In addition to soluble and insoluble impurities, water may also contain germs. इसके अलावा आप soluble impurities के अलावा भी पानी में germs भी मिलते हैं, यानी कीटाणु। सो रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, तो सबसे पहले हम ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे जो कि हमें नज़र आ रही है और जो पूरी तरीके से घुली नहीं है। तो सबसे पहला मेथड है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसको मैं सबसे पहले आपको एक बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन, वरना ये देखने में बड़े ही ऐसे लगते हैं बड़े बड़े शब्द और पता नहीं इनके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे वाटर के साथ, पर बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्रोसेस है, हमेशा दोनों साथ में चलते हैं। सेडिमेंटेशन तब होता है जब आपके घर में समर लगती है नई नई और समर के अंदर से बहुत सारी मिट्टी निकल रही होती है। 3-4 दिन तो मिट्टी बाहर निकाल देते हैं आप लोग समर का पाइप चलाकर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पानी बहुत कम होता है, पर कुछ टाइम बाद जब पानी साफ़ होने लगता है तो आप उसको टंकी में भरने लगते हैं, बाल्टी में भरने लगते हैं। तो जब आप बकेट में पानी भर के रख देते हैं जिसके अंदर मिट्टी तैर रही है, आप उसको छोड़ देते हैं, मम्मा बोलती हैं अभी मत पानी को यूज़ करो, थोड़ी देर बाद ही यूज़ करना। क्यों? क्योंकि जितनी भी वो मिट्टी होगी वो थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी और ऊपर आपका साफ पानी रहेगा। ये रहेगा आपका सेडिमेंटेशन, यानी कि आपने पानी, ये बकेट है आपकी, इस बकेट में आपने पानी रख दिया है ना, जिसके अंदर मिट्टी घुली हुई है और ये मिट्टी यहाँ पर नीचे सेटल हो गई, ये नीचे सेटल हो गई, देखो मिट्टी, दिस इज सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन, आप इसको बहुत फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी अगर आप पलटोगे ना इस पानी को तो दोबारा से वो मिट्टी मिक्स हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बड़े धीरे से जेंटली आप इसको दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं। ये जो इम्प्योरिटी है ये नीचे रह जाएगी, ऊपर से साफ पानी आप दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं, दैट इज डिकेंटेशन। ओके, तो समझ में आया आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? बहुत ही ईजी सा है ना, देखो हम इतना तामझाम में नहीं पढ़े, बिल्कुल हमने सीधे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। ओके, तो चलिए एक बार मैं अब आपको रीड करके बता देती हूँ। सो इन दिस मेथड वाटर with insoluble solid impurities is left to stand for some time. After a while the insoluble impurities settle down at the bottom. देखो ये तो बिल्कुल सेम चीज़ कह रहा है कि सेटल हो जाएगी बॉटम पर जितनी भी insoluble impurity है। This process of settling down of impurities is called sedimentation. After sedimentation, you can see a layer of clear water on top. This clear water is slowly poured into a separate container without disturbing the settled impurities. This process of carefully pouring out the clear water from the top into another container is called decantation. बड़े ही आपने प्रिकॉशियस होके अच्छे से कॉशनरी होकर आपने जो बिल्कुल अच्छा वाइट पानी निकल आया था आपने उसको आराम से दूसरे कंटेनर में पलट लिया और नीचे की जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी थी वो आपके पुराने वाले कंटेनर में रह गई। दूसरी है फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज जनरली यूज टू रिमूव light insoluble impurities from water. In this method, the water with impurities is passed through a filter paper. The filter paper works like a sieve that is used to strain tea leaves from tea. तो फिल्टर पेपर या जैसे आप चाय छानते हैं, मम्मी चाय छानती हैं तो मम्मी क्या करती हैं, छलनी लगाती है ना, चाय पत्ती छलनी में रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें फ़िल्टर पेपर की बात की गई है, एक फ़िल्टर पेपर आता है, सेम काम करता है पर वो और भी बारीकी से इम्प्योरिटी को निकाल देता है। ओके, सो फिल्ट्रेशन। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. दिस कोन इज kept inside a funnel. A flask is kept below the funnel. The impure liquid such as muddy water is poured into the funnel. The water seeps through the filter paper and accumulates in the flask. The insoluble impurities are left behind on the filter paper. देखो यहाँ पर फिल्टर पेपर पर बड़ा जोर दिया गया है। एक फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे आप पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी घोल दीजिए, अब आप उस मिट्टी के पानी को ना छलनी से छानने की कोशिश कीजिए, पूरी की पूरी मिट्टी नहीं निकल पाएगी, कुछ कुछ रह जाएगा गंदा। तो फिल्टर पेपर से अगर आप उस तरीके का पानी भी छानेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर पानी निकल आएगा और आपकी जो इम्प्योरिटी है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी।
नाउ रिमूविंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, तो देखो ये तो वो मेथड्स थे जिसके अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, जो इनसॉल्यूबल थी, जो घुली हुई नहीं थी, उनसे उन चीज़ों को हम अपने पानी में से हटा रहे थे। अब कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल घुली हुई होती हैं और आप छलनी से नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपने मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ग्लास में आपने पानी लिया, उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिला दिया। अब आप बोलो नहीं मैम, मैं इतना तो नहीं पी पाऊँगा सॉल्ट, आप इसमें से थोड़ा सा सॉल्ट निकाल लीजिए। नहीं है पॉसिबल बेटा, सॉरी, इतना नहीं है पॉसिबल कि मैं छलनी से छान के आपको दे दूँ और आप उसमें उसको पी लें, उसमें जो सॉल्ट है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स चाहिए जिनसे हम इन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन होता है वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। When water evaporates, it leaves all the dissolved impurities behind. This method can be used to get back the solid substances dissolved in water. Let us perform an activity to demonstrate this. ये एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो टू बी डन अंडर एन एडल्ट सुपरविजन। देखो ये वार्निंग दी हुई है कि जब भी आप अगर चाहें इस एक्टिविटी को करना तो हमेशा आपके संग कोई बड़ा होना चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, 10 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ओहो, बहुत सारा सॉल्ट चाहिए। एक पैन चाहिए और एक गैस स्टोव चाहिए। तो सबसे पहले आप सॉल्ट को वाटर में अच्छे से घोल दीजिए, सॉल्ट सोल्यूशन बना लीजिए। हीट द सॉल्ट सोल्यूशन एंड अलाउ इट टू इवेपोरेट। अब आप उसे गर्म करिए, गर्म करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा पानी तो उड़ जाएगा, सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके बर्तन में सॉल्ट रह जाएगा। अब इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। आप बिल्कुल जो नल का पानी होता है ना, आप आरओ का पानी मत लीजिए, आप बॉटल का पानी मत लीजिए, आप नल का पानी लीजिए, जो समर का पानी है, उसको एक कटोरे में लीजिए और उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। उसे बॉईल होने दीजिए, बॉईल होने दीजिए, बॉईल होने दीजिए। थोड़े टाइम बाद 10-15-20 मिनट बाद उसे बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद जब आप उसे बंद कर देंगे तो आप देखिएगा जब वो ठंडा हो जाएगा कि उस बर्तन के, जिस बर्तन में आपने उसको गर्म किया है पानी को, उस बर्तन के किनारे पर बहुत सारा सॉल्ट जम जाएगा, वाइट वाइट जम जाएगा। तो वही तरीका था। देखो यहाँ पे हम इसको एक एक्टिविटी की फॉर्म में कर रहे थे, जिसको आपको लगेगा अरे मैम एक्टिविटी क्या, कैसे क्या। देखो ये तो मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे दिया जो आप किचन में जाकर आराम से देख सकते हैं। Now, next method is distillation. So, in this method, water with soluble impurities is heated. Then, the water evaporates on heating and the impurities are left behind in the container. The rising water vapor is moved to another container where it is cooled down to get pure water. तो देखो इसके लिए भी हम ये करते हैं, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, मैं आपको सेटअप के थ्रू समझा देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने क्या किया कि एक बीकर लिया, इसके अंदर आपने गंदा पानी डाल दिया। गंदे का मतलब जर्म्स ना हो, हम वैसी बात कर रहे हैं, अभी जर्म्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। पर आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपकी जो इम्प्योरिटीज़ थी ये थी, ओके। आपने इसको गर्म करना शुरू किया। अब जब आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर वेपर निकलेंगे। यहाँ पर आपने वाटर वेपर कलेक्ट कर लिए इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब से ये जो वाटर वेपर हैं ये देखो ठंडे होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, ओके। तो ये क्या मिल गया आपको, प्योर वाटर। तो दोबारा से समझिए इसको। आपने इस बीकर में ऐसा पानी लिया जिसके अंदर इम्प्योरिटी थी, आपने उसको गर्म करना शुरू किया। देखिए नीचे से बर्नर लगा हुआ है, गर्म हो रहा है ये पानी। देखिए वाटर वेपर बन रहे हैं, देख रहे हैं आप, अपनी बुक में भी देख सकते हैं साथ साथ में। देखिए यहाँ पर वाटर वेपर बन रहे हैं। अब ये जो वाटर वेपर ना हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्यूब लगा दिया जिससे सारे वाटर वेपर इस ट्यूब में इकट्ठे हो जाएं। और जैसे जैसे ठंडे होते जा रहे हैं वाटर वेपर, वैसे वैसे ये क्या बनता जा रहा है, डिस्टिल्ड वाटर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, और जो हमें वाटर मिलता है दिस इज डिस्टिल्ड वाटर। सो ये यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। सो जर्नी ऑफ वाटर टू आवर होम्स। अब किस तरीके से पानी हमारे घर में पहुंचता है। सप्लाइंग क्लीन वाटर टू आवर होम्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी सच एज अ म्यूनिसिपैलिटी और अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी खुदाई चल रही होगी गंगा का पानी आने के लिए, गंगा की लाइन डल रही है, अब सबके यहाँ गंगा का पानी आएगा। तो जो पानी हमें अवेलेबल कराएगी गवर्नमेंट,
वो प्रॉपर ट्रीटेड पानी अवेलेबल कराएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके का गंदा पानी वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड ना कराए, किसी भी टाइप के जर्म्स का पानी सिटीजन्स को प्रोवाइड ना कराए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है पानी को बिल्कुल प्योर करके भेजना। So before supplying of water to our homes, the agency is supposed to clean water and make it fit for human consumption by removing impurities and germs from it. This is done in a water treatment plant where water is passed through various stages. तो देखो बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है ये पानी, तब हम तक पहुंचता है। ये होता है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही पानी को प्योर किया जाता है और फिर हमारे पास भेजा जाता है। तो सबसे पहले होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द रिवर इनटू अ टैंक, केमिकल्स आर एडेड विच हेल्प्स इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ टू सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन, ये भाई इतना सारा पानी है, ये इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं इस पानी को टच मत करना और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बैठ जाएंगी, इतना वो लोग वेट नहीं कर सकते हैं एजेंसी वाले। तो वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन यहाँ पर करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाती है नीचे। ना फिल्ट्रेशन, फिर इसको फिल्टर कर लेते हैं। सो आफ्टर सेडिमेंटेशन द वाटर इज कलेक्टेड इनटू अनदर टैंक एंड पास्ड थ्रू सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल टू रिमूव सस्पेंडेड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इसके लिए आप सबसे पहले, अगर आपके घर में आरओ हो तो उसके अंदर एक सेल टाइप का लगा रहता है, एक सिलेंडर सा लगा रहता है, प्यूरीफायर बोलते हैं उसको, वो लगा रहता है, उसको देखिएगा। उसके अंदर आपको कुछ ग्रेवल के दाने दिखेंगे, ओके। आपको उसमें थोड़ी सी मिट्टी दिखेगी। आप बोलेंगे मैम मिट्टी तो गंदा कर देगी। नहीं, मिट्टी से भी पानी साफ़ होता है। तो सैंड, ग्रेवल और चारकोल से भी पानी साफ़ होता है। तो इन सब की हेल्प से ये इसको पानी को क्लियर करते हैं। क्लोरीनेशन, भाई बैक्टीरिया तो रह जाएंगे। अब आपने पॉलीथीन हटा दी पानी में से, आप पानी लाए एक बाल्टी में, उसमें से पॉलीथीन हटा दी, मिट्टी हटा दी, पर जर्म्स तो है ना, गंदा पानी है। तो उसके लिए क्लोरीन टैबलेट्स ऐड की जाती हैं या क्लोरीन गैस पास की जाती है, जिससे कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो मर जाएं। स्टोरेज, भाई ऐसा तो है नहीं कि वो साथ के साथ पानी साफ़ करेंगे और आपको भेजते जाएंगे। आपके पास भेजने से पहले साफ उन्होंने पानी कर दिया और आपके पास भेजना है, इतने टाइम पीरियड के लिए उन्हें कहीं ना कहीं उस पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। इनके लिए, इस चीज़ के लिए उनके पास बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसके अंदर वो पानी को स्टोर करते हैं, और पानी उसके अंदर तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आपके घर तक नहीं पहुंचता। ओके, सो वाइल द क्लीन वाटर पासिस थ्रू द पाइप्स इट मे अगेन येट कंटेमिनेटेड। टू मेक श्योर वाटर इज जर्म फ्री वी कैन बॉयल इट और यूज़ वाटर फिल्टर्स टू किल द जर्म्स। अब देखो गवर्नमेंट ने पानी साफ़ करके भेजा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम तक पानी आए तब तक वो साफ़ रहे। अब भाई पाइपलाइन से पानी आ रहा है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, आपकी ही टंकी में जर्म्स हो सकते हैं, आपके नल में जर्म्स हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा पानी यूज़ करते हैं तो एक बार उसको बॉयल कर लीजिए, टू बी ऑन द सेफ साइड। आप उसको बॉयल कर लीजिए एंड देन यू कैन ड्रिंक इट। ओके, कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए आपको। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। नाउ वी हैव completed with the chapter. You have to do the question answers of this chapter and the exercises. If you want any kind of help, then if you have any kind of query, then you can send your query on the WhatsApp group. We will discuss your doubts. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.